Hello students, myself Devendra Yadav from Sun Private ITI। स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर के विविध अभिविन्यास, वेरियस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो किसी भी एम्पलीफायर सर्किट में ट्रांजिस्टर को जो है तीन प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, कलेक्टर, एमीटर और बेस, है ना। ट्रांजिस्टर में हम लोग जानते हैं तीन टर्मिनल होता है, कलेक्टर, एमीटर और तीसरा जो है बेस। तो इन तीनों को इस प्रकार से हम लोग कनेक्ट करेंगे कि तीन तीन इसमें सर्किट बन सकता है। पहला, अगर बेस को हम लोग कॉमन रख दिए इनपुट और आउटपुट के बीच, या फिर दूसरा जो है एमीटर को हम लोग कॉमन कर दिए इनपुट और आउटपुट के बीच, ऐसे ही कलेक्टर को अगर हम लोग इनपुट और आउटपुट के बीच कॉमन कर दिए तो इस प्रकार से तीन प्रकार का सर्किट हमको मिलता है। तीन प्रकार का सर्किट हम बना सकते हैं, ठीक है। पहला सर्किट है आपका कॉमन बेस अभिविन्यास, दूसरा कहलाता है कॉमन एमीटर और तीसरा कॉमन कलेक्टर। जैसे कि कॉमन बेस में हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो बेस वाला टर्मिनल है ये आपका बीच में है, यानी इधर इनपुट है, ये वाला जो साइड है ये आपका इनपुट है, ठीक है। इसको हम लोग इनपुट मान के चलते हैं, और इधर वाला आउटपुट। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट, इन दोनों के बीच में क्या है, ये वाला सर्किट, यानी बेस जो है दोनों के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉमन बेस, ठीक। ऐसे ही कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर में भी होता है। इसको अगर हम लोग एक टेबल के रूप में याद रख लें तो आसानी हो जाएगा। तो अभिविन्यास में अगर कॉमन बेस की बात करें तो इसमें इनपुट जो टर्मिनल है वो आपका होगा कॉमन आपका बेस और एमीटर के बीच, ठीक है। आउटपुट होगा बेस और कलेक्टर के बीच। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में भी बेस है, इनपुट में भी बेस है, तो बेस जो है इनपुट आउटपुट दोनों के बीच कॉमन है। सेम वैसा ही कॉमन एमीटर, तो इसमें क्या करना है, हमको एमीटर को कॉमन करना है। तो इनपुट में भी आप देख सकते हैं एमीटर है और आउटपुट में भी, तो ये दोनों में कॉमन है। इसमें बेस एमीटर जो जंक्शन है वो आपका इनपुट रहेगा, और एमीटर कलेक्टर जंक्शन आउटपुट में रहेगा। ऐसे ही कॉमन कलेक्टर की अगर बात करें तो इसमें इनपुट वाला जो जंक्शन है वो आपका बेस और कलेक्टर के बीच रहेगा, और आउटपुट वाला जो टर्मिनल है वो है आपका एमीटर और कलेक्टर, ठीक है। इसी को हम लोग सर्किट में देख लेते हैं। अगर इसका सर्किट डायग्राम अगर बनाते हैं हम लोग, सबसे पहला कि दो ट्रांजिस्टर अपना होता है एनपीएन और पीएनपी। तो हम लोग कोई भी ट्रांजिस्टर ले सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के अनुसार ही हमारा सर्किट डायग्राम रहता है। तो एक अपन ले लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर को यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो तीर है अपना बाहर की ओर जाता है, ठीक है। अब देखिए कॉमन बेस की अगर बात करें हम लोग, तो कॉमन बेस में बेस को हम लोग इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन ले लिए, और जो एमीटर वाला जो टर्मिनल है यहाँ से एक आएगा, और बेस वाला जो है यहाँ से ये इनपुट कहलाएगा, ओके। वैसे ही आउटपुट के लिए जो कलेक्टर वाला है वहाँ से एक टर्मिनल और दूसरा बेस से, तो ये यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बेस है ये इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन है, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉमन बेस अभिविन्यास, ठीक है। इस सर्किट में हमारा बेस जो है कॉमन है। सेकंड सर्किट में आते हैं जो कि है कॉमन एमीटर के लिए। तो कॉमन एमीटर में क्या करना है, ये जो एमीटर वाला जो टर्मिनल है इसको हमको इनपुट में भी देना है और इस चीज़ को हमको आउटपुट में भी देना है, ओके। और जो दूसरा जो टर्मिनल है इनपुट के लिए वो बेस से निकल के आएगा, वैसे ही आउटपुट के लिए जो दूसरा टर्मिनल है वो कलेक्टर से निकल के आएगा।
तो ये हो गया आपका इनपुट और आउटपुट कॉमन एमीटर के केस में। एमीटर को कॉमन रख दिए और इनपुट आउटपुट दोनों में यहीं से मिलेगा। ठीक ऐसा ही कॉमन कलेक्टर के केस। तो कॉमन कलेक्टर यानी कलेक्टर को हमको कॉमन करना है। तो ये जो कलेक्टर टर्मिनल है इसको हम लोग कॉमन कर दिए यहाँ से इनपुट के लिए, ये सॉरी यहाँ से इनपुट होगा और यहाँ से आउटपुट, दोनों के लिए। ठीक है, एक ही है ना ये। और जो बाकी दूसरा जो है वो बेस से दूसरा टर्मिनल मिलेगा और आउटपुट के लिए एमीटर से। ये हो गया आपका कॉमन कलेक्टर। अब बात करते हैं ये जो कनेक्शन है 3 टाइप से हम लोग किए, तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा सर्किट को किया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो सर्किट है वो है कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर को इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो अच्छा रहता है। इस सर्किट का इनपुट और आउटपुट हमको बहुत अच्छे से स्टेबल फॉर्म में मिलता है और इसमें जो है 180 डिग्री का हमको फेज शिफ्ट मिलता है, 180 अंश का। यानी इनपुट जो सप्लाई दिए हम लोग, ये इनपुट सप्लाई आपका इस प्रकार है, तो आउटपुट में हमको ऐसा मिलेगा 180 डिग्री। आगे हम लोग देखते हैं ट्रांजिस्टर गेन। तो ट्रांजिस्टर गेन क्या होता है, जब किसी मशीन को हम लोग कोई पावर दिए और उससे कोई पावर आउटपुट में लिए, तो यहाँ पे क्या होता है इनपुट और आउटपुट इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंस होगा। ज़्यादातर आउटपुट में हमको जो भी पावर मिलेगा वो अधिक मिलेगा, बढ़ के मिलेगा। वैसा ही आपका ट्रांजिस्टर के केस में भी होता है। तो इसी को हम लोग गेन के रूप में देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी इनपुट सिग्नल हम लोग देंगे वो आउटपुट में हमको थोड़ा सा बढ़ा के मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं गेन। और ये फार्मूला होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी आउटपुट बटे इनपुट। ये जो गेन है ये आपका वोल्टेज, धारा और पावर इन तीनों के फॉर्म में होता है। तो ट्रांजिस्टर के केस में हम लोग सबसे ज़्यादा धारा गेन को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, धारा गेन से क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए। तो धारा गेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आउटपुट धारा बटे इनपुट धारा। ठीक है, आउटपुट धारा बटे इनपुट धारा। अब यहाँ पे धारा गेन भी 2 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग ना जानते हैं अल्फ़ा के नाम से और दूसरा जो है बीटा के नाम से। ये अल्फ़ा का सिंबल होता है और ये बीटा का। ठीक है, अब अल्फ़ा बराबर होता है आपका आई सी बटे आई ई। ठीक है, या फिर अगर इसको हम लोग डेल्टा के फॉर्म में लेते हैं, तो डेल्टा में कब लेते हैं, जब किसी परिवर्तन की बात हम लोग करते हैं। तो आईसी जो धारा है उसके मान में परिवर्तन बटे आई ई जो धारा है उसके मान में परिवर्तन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि अल्फ़ा का मान जो है हमको हमेशा कॉमन बेस अभिविन्यास से ही मिलता है। यानी अभी जो हम लोग कनेक्शन देख रहे थे ना, ये कॉमन बेस, कॉमन एमीटर कलेक्टर, तो अल्फ़ा का मान जो हमको मिलेगा वो कॉमन बेस वाला जो सर्किट है, ऐसा सर्किट अगर हम कनेक्शन करके रखे हुए हैं तब यहाँ पे हमको अल्फ़ा का मान यहाँ से मिलेगा, जो कि होता है आपका आई सी बटे आई ई, है ना। तो फार्मूला क्या था अपना, आउटपुट बटे इनपुट। ठीक है, आई सी बटे आई ई। तो यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो है आपका इनपुट है, यानी एमीटर धारा, नीचे वाला जो है ना ई, तो ये आपका इनपुट है और कलेक्टर वाला आपका आउटपुट है। तो इसीलिए आई सी बटे आई ई, और ये होता है आपका अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा बराबर
तो इसीलिए जो कॉमन बेस अभिविन्यास है उसी से ही हमको अल्फ़ा का मान मिलता है। ठीक है। अब अगर बात करें बीटा की, तो बीटा बराबर होता है आपका IC/IB। ये इसमें भी आपका अगर डेल्टा लेके चलेंगे तो डेल्टा IC/डेल्टा IB, और ये होता है आपका कलेक्टर धारा में परिवर्तन बटे एमीटर धारा में परिवर्तन। अल्फ़ा का मान आपका था कॉमन बेस के लिए, वैसे ही बीटा का मान आपको मिलता है कॉमन एमीटर के लिए। ठीक है। कॉमन एमीटर का जो सर्किट है वहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन एमीटर में क्या होगा, IC/IB। ठीक है। तो ये आपका आउटपुट धारा, ये है इनपुट धारा। तो आउटपुट धारा में यहाँ पे हमको मिल रहा है और इनपुट धारा हमको यहाँ से, यानी बेस धारा इनपुट है, कलेक्टर धारा आउटपुट है। ये हो गया आपका बीटा का मान। सिंपल सी बात है। अगर कॉमन बेस की बात करेंगे तो यहाँ से हमको अल्फ़ा मिलता है, कॉमन कलेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ से हमको बीटा मिलता है। ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अल्फ़ा का मान हमको कॉमन बेस से मिलता है, बीटा का मान हमको कॉमन एमीटर से मिलता है। और इन दोनों को अगर एक संबंध स्थापित करें तो यहाँ पे दो फार्मूला हमको मिलता है। अल्फ़ा बराबर होता है आपका बीटा+1, और अल्फ़ा का मान होता है बीटा का मान आपका हो जाएगा α/1 - अल्फ़ा। ठीक। एक चीज़ और इसमें याद रखना है कि अल्फ़ा का मान जो है हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है। अल्फ़ा का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है और अल्फ़ा का मान कैलकुलेट करने के लिए बोला गया और अगर आपका मान 1 से अधिक आ रहा है तो वहाँ पे समझ जाना है कि इसमें कुछ गलत है, क्योंकि अल्फ़ा का मान हमेशा 1 से कम ही होगा। इसी प्रकार बीटा का मान जो है हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, और बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है। बीटा का मान 1 से ज़्यादा होगा और अल्फ़ा का मान 1 से कम होगा। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। अब हम कर लेते हैं जो जो अभिविन्यास हम लोग देखे हैं, है ना, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। तो इन तीनों के बीच एक तुलना करें तो हमको एक इस प्रकार का टेबल प्राप्त होता है। इसमें हम देखते हैं कि कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। इसमें अगर इनपुट प्रतिरोध की बात करें, यानी कि इनपुट वाला जो साइड था उसकी बात करें, तो कॉमन कलेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है इनपुट में, उसके बाद आपका होता है कॉमन एमीटर में। ठीक है। और सबसे कम कॉमन बेस में। इस प्रकार से याद रखना है। अगर वैल्यू की बात करें तो ये होता है आपका 20 किलो ओम से लेके 500 किलो ओम। कॉमन एमीटर में होता है 1 किलो ओम से लेके 10 किलो ओम, और कॉमन बेस में होता है 20 ओम, एकदम कम। इसी प्रकार आउटपुट की बात करें तो इसको उल्टा कर दो। आउटपुट में क्या कर देना है, सबसे पहला आपका आ जाएगा बेस। बेस का सबसे ज़्यादा होता है आउटपुट में, नंबर 1 कर दो इसको। उसके बाद कॉमन एमीटर का है तो इसको नंबर 2, तीसरा नंबर 3। ये इनपुट में उल्टा हो जाता है ना, इनपुट में ये पहला होगा, ये दूसरा होगा और ये तीसरा। इस प्रकार से याद करना है। अब बात करते हैं धारा गेन की। तो धारा गेन जो है कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर इसका करीब करीब सेम रहता है, लेकिन कॉमन एमीटर का ज़्यादा स्टेबल रहता है। वोल्टेज गेन की बात करें तो ये होता है 5 से 50, कॉमन बेस में होता है 20 से 100, और 1 से कम आपका होता है कॉमन कलेक्टर में। अब बात करते हैं इसके अनुप्रयोग कि इसको यूज़ कहाँ किया जाता है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो कॉमन एमीटर जो कॉन्फ़िगरेशन है या अभिविन्यास है,
इसको यूज़ किया जाता है ऑडियो एम्पलीफायर में, ठीक है। मोस्टली आपका ऑडियो जो एम्पलीफायर है उसमें कॉमन एमीटर का यूज़ किया जाता है। कॉमन बेस की बात करें तो कॉमन बेस का यूज़ हम लोग करते हैं रेडियो एम्पलीफायर में, यहाँ यानी कि जहाँ पे सिग्नल से संबंधित कोई भी सर्किट है, चाहे वो ऑडियो चाहे वो आपका वीडियो सिग्नल हो या रेडियो सिग्नल हो, इस प्रकार कोई भी जैसे सिग्नल है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कॉमन बेस का। तीसरा जो है कॉमन कलेक्टर, तो कॉमन कलेक्टर को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ स्विचिंग के लिए, यानी जैसे स्विच में हमको यूज़ करना है तो वहाँ पे कॉमन कलेक्टर का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट, बाकी का जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू।